नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको सघन कृषि तथा विस्तृत कृषि के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने स्थानांतरित कृषि तथा विभिन्न प्रकार के कृषि के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं सघन कृषि तथा विस्तृत कृषि के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लें कि सघन कृषि किसको कहते हैं। सघन कृषि से तात्पर्य अपेक्षाकृत छोटी इकाई के फर्मों में अधिक पूंजी व श्रम द्वारा, यानी छोटी इकाई की फर्म होगी और उसमें पूंजी भी अधिक होगी और श्रम भी अधिक होगा, तो अधिक श्रम द्वारा उच्च उत्पादन प्राप्त करने व वर्ष में एक ही खेत में अनेक फसलें उत्पन्न करने से है। तो सघन कृषि में क्या होता है, जो फर्म होता है वो छोटा होता है, पूंजी भी अधिक लगाई जाती है और श्रम भी अधिक काम में आता है और उसके द्वारा उच्च उत्पादन प्राप्त किया जाता है तथा एक वर्ष में एक से अधिक फसलें एक खेत में उत्पन्न की जाती है। सघन कृषि के अंतर्गत मिट्टी में अधिकाधिक उर्वरक की खुराक का प्रयोग कर उत्तम कोटि के बीजों को बोने तथा फसल में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़ककर और समयानुसार सिंचाई करने तथा फसलों के हेर फेर व हरी खादों से अधिकतम उत्पादन करना उद्देश्य होता है। तो सघन कृषि में क्या होता है, उर्वरक भी अधिक काम में लिए जाते हैं, बीज भी उत्तम कोटि के होते हैं, कीटनाशक दवाई भी प्रयोग में ली जाती है और समय अनुसार सिंचाई भी की जाती है तथा हरी खादों का भी प्रयोग अधिक किया जाता है। इस प्रकार से सघन कृषि में अधिक अच्छे बीज, उर्वरक आदि का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है। ऐसी कृषि व्यवस्था प्रधानतः वहाँ प्रचलित है जहाँ जनसंख्या का घनत्व कृषि योग्य भूमि पर अधिक है और प्रति व्यक्ति खेतीहर भूमि की मात्रा बहुत कम है। तो सघन कृषि ऐसे एरिया में की जाती है जहाँ जनसंख्या का निवास अधिक हो और खेती पर अधिक जनसंख्या का प्रेशर हो। चीन, जापान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, हिंदोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, वियतनाम, थाई देश, लाओस व कंबोडिया ऐसे देश हैं जहां सघन कृषि प्रचलित है। तो ये जो देश बताए गए हैं वो अधिकांशतः ऐसे देश हैं जहां जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। सघन कृषि को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 है आर्द्र प्रधान सघन कृषि और नंबर 2 है अन्य खाद्य फसलें प्रधान सघन कृषि। यानी दो प्रकार की सघन कृषि की जा सकती है, एक तो आर्द्र प्रधान सघन कृषि और दूसरी है अन्य खाद्य फसलें प्रधान सघन कृषि। इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? नंबर 1 बहुत छोटे आकार की जोत भूमि होती है। नंबर 2 खेतों के छोटे आकार का होना। नंबर 3 मानव श्रम की अधिक व्यवस्था। नंबर 4 मवेशी का कम मात्रा में पालन। नंबर 5 विविध फसलों को उत्पन्न करना। नंबर 6 अनेक प्रकार की खाद व उर्वरकों का प्रयोग करना और नंबर 7 यदि उपलब्ध हो तो सिंचाई का प्रयोग। तो ये क्या है, सघन कृषि की कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ आप अब इस स्लाइड पे देख रहे हैं सघन कृषि को फोटो के माध्यम से दिखाया गया है कि सघन कृषि किस प्रकार से की जाती है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं सघन कृषि के क्षेत्र को दर्शाया गया है मानचित्र के माध्यम से। अब हम दूसरे प्रकार की कृषि यानी विस्तृत कृषि के बारे में बात करते हैं। विस्तृत कृषि व्यवस्था अपेक्षाकृत आधुनिक काल की व्यवस्था, यानी जो विस्तृत कृषि है वो आधुनिक काल में की जाने वाली व्यवस्था है। यह मध्य अक्षांशों के महाद्वीपीय क्षेत्रों जहां पूर्व काल में यायावरों के समूह अपने पशुओं सहित घूमते फिरते तथा पशु चारण करते थे, अब विस्तृत कृषि की जाती है। तो ये जो कृषि है उस एरिया में की जाती है जहां पूर्व में जो पशुपालक थे वो अपने पशुओं को लेकर घूमते फिरते थे तथा पशु चारण करते थे, वहां वर्तमान में विस्तृत कृषि की जाने लगी है। यहाँ किसानों ने फार्मों पर मशीनों का प्रयोग कर अनाज, गेहूं आदि बड़े पैमाने पर उत्पन्न करना आरंभ कर दिया है। तो विस्तृत कृषि में क्या होता है, किसानों ने मशीनों का प्रयोग किया है
क्योंकि एरिया बहुत बड़ा होता है तो मानवीय श्रम के द्वारा वहाँ पर उत्पादन करना संभव नहीं होता और लाभदायक भी नहीं होता। इसलिए इन्होंने विस्तृत कृषि में विभिन्न मशीनों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर अनाजों का उत्पादन आरंभ कर दिया है। विस्तृत कृषि क्षेत्रों को रेलों द्वारा बाह्य जगत से जोड़कर अनाज का बड़ी मात्रा में निर्यात होने लगा है। तो जो विस्तृत कृषि क्षेत्र है उनको वर्तमान में रेल के द्वारा भी जोड़ दिया गया है ताकि जो अनाज उत्पन्न होता है उसको विभिन्न स्थानों पर आसानी से पहुंचाया जा सके। विस्तृत फार्मिंग का सबसे अच्छा विकास रूस के पूर्वी क्षेत्रों, यूक्रेन, कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान, संयुक्त राज्य के मध्य व पश्चिमी मैदानों, कनाडा के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपा और ऑस्ट्रेलिया के मैदानों अर्थात डाउन्स में हुआ है। तो जो विस्तृत कृषि का विकास है वो इस तरह से मैदानी क्षेत्रों में हुआ है। बड़े बड़े खेतों पर मशीनों की सहायता से अन्न उत्पादन करने की यह कृषि व्यवस्था श्रमिकों की बहुत कम संख्या पर निर्भर रहती है, क्योंकि ये जो व्यवस्था होती है इसमें क्या होता है, श्रमिकों की कम आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि सारा काम जो होता है वो मशीनों के द्वारा संपन्न किया जाता है, इसलिए श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है। विस्तृत क्षेत्रों पर की जाने वाली कृषि के फार्मों का आकार प्राय बड़ा होता है, यानी बहुत बड़ा आकार होता है, इसलिए वहां पर मशीनों से कार्य किया जाता है। अधिवास छोटे और प्राय एक दूसरे से दूर दूर बिखरे अलग अलग स्थित होते हैं। तो जो मकान होते हैं वो प्राय इनके दूर दूर बिखरे हुए तथा छोटे होते हैं। यहाँ सूनापन एक समस्या है। तो मकान जो है वो दूर दूर होंगे तो ऐसा लगता है जैसे मान लो सूनापन सा यहाँ दिखाई देता है। कृषि का संचालन अत्यधिक मशीनों द्वारा होता है तथा जुताई, बुवाई, गुड़ाई, कटाई व भूसी साफ करने की क्रिया आदि सभी कुछ मशीनों द्वारा होती है। तो जितने भी कार्य है कृषि से संबंधित हैं वो सारे कार्य जो है वो मशीनों द्वारा किए जाते हैं। इस कृषि व्यवस्था में प्रयोग की जाने वाली बड़ी मशीनों में मुख्यतः ट्रैक्टर, हल, ड्रिल्स, कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर और विनोवर्स है। तो जो सारे कार्य हैं इस सघन कृषि में या विस्तृत कृषि की बात हम कर रहे हैं, इस विस्तृत कृषि में जो सारे कार्य हैं वो मशीनों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं विस्तृत कृषि के क्षेत्र को दर्शाया गया है और साथ ही स्थानांतरित कृषि व अन्य प्रकार की कृषि के क्षेत्र को भी दर्शाया गया है। खाद्यान्नों को भंडार में सुरक्षित रखने के लिए विशाल भंडार भी निर्मित किए जाते हैं तथा विस्तृत कृषि की मुख्य विशेषता एक फसल विशेषता गेहूं का उत्पादन करना है। यानी विस्तृत कृषि की जो विशेषता है उसमें क्या है, एक ही फसल को उत्पादन किया जाता है, यानी गेहूं का अधिक उत्पादन किया जाता है। समय अनुकूल कृषक शीतकालीन अथवा बसंती गेहूं उत्पादन करते हैं। दूसरे खाद्यान्नों जौ, जई, राई, फ्लेक्स व तिलहन उत्पन्न किए जाते हैं। यानी अधिकांश तो गेहूं उत्पन्न किया जाता है, उसके अलावा भी अन्य कई खाद्यान्न जो हैं वो उत्पन्न किए जाते हैं। गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1500 किलोग्राम से भी अधिक होता है, परंतु सघन कृषि में जापान व पंजाब का प्रति हेक्टेयर उत्पादन इससे 3 गुना से भी अधिक है। यानी जो यदि जापान और पंजाब में यदि सघन कृषि की बात करें तो वहाँ जो विस्तृत कृषि में से भी उत्पादन जो होता है वो अधिक होता है। विस्तृत कृषि में श्रमिकों की संख्या कम प्रयोग में लाई जाती है, परंतु मशीनीकरण के कारण प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। तो यहाँ क्या होता है, विस्तृत कृषि में जो श्रमिक होते हैं वो तो कम काम में लिए जाते हैं, लेकिन मशीनों के प्रयोग के कारण जो उत्पादन है वो प्रति व्यक्ति उत्पादन वो अधिक बढ़ जाता है। इसकी अन्य विशेषताओं में सिंचाई की कमी, खेतों पर किसान का स्वामित्व और किराएदारी अथवा पट्टे पर जोत के लिए भूमि न देने की प्रथा है। यानी यहाँ पर क्या होता है, पट्टे पर जोत के लिए भूमि नहीं दी जाती है, बल्कि किसान जो होता है उसका खुद का स्वामित्व
होता है। फसल कटाई के महत्वपूर्ण समय पर ही कुछ अतिरिक्त श्रमिकों को भाड़े पर लगाया जाता है, यानी सारा काम जो होता है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है, लेकिन कभी कभी कटाई के समय पर कुछ श्रमिकों को काम में लिया जाता है। फसल को जलवायु संकटों का भय बना रहता है और मंडी में भाव के उतार चढ़ाव के कारण उत्पादक को हानि उठानी पड़ सकती है। तो कई बार क्या होता है, जलवायु का संकट भी फसल पर बना रहता है, इसलिए किसान को मंडी में उसके भाव चढ़ेंगे या उतरेंगे, उससे उसको हानि भी उठानी पड़ सकती है। अतः किसानों ने केवल एक फसल गेहूं उत्पादन के स्थान पर मिली जुली फसलें उत्पन्न करना भी आरंभ कर दिया है। तो अब वर्तमान में क्या है कि किसान को हानि ना हो, इसलिए उसने पहले तो प्रारंभ में तो वो सिर्फ एक फसल ही बोया करते थे और वर्तमान में मिली जुली फसलें उन्होंने उत्पन्न करना शुरू कर दिया है, ताकि जो हानि हो वो कम से कम हो। यहाँ आप इस स्लाइड पर देख रहे हैं, विस्तृत कृषि को दर्शाया गया है फोटो के माध्यम से। इसी के साथ हमारा यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। और इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं कृषि भूगोल से संबंधित बुक रेफरेंस के बारे में बताया गया है कि यदि आप कृषि भूगोल से संबंधित कोई अन्य बुक का भी अध्ययन करना चाहें तो उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।